तो बेटा ये कैश फ्लो की क्लास कंटिन्यू है, बीच में स्टॉप होगी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे को 31 मार्च 2021 को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर सरप्लस दे रखा है, मतलब एप्रोप्रिएशन के बाद दे रखा है, मतलब जो आपका नॉन कैश आइटम है, ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह सब लेस करके दिया हुआ है, ठीक है। और ये सरप्लस दे रखा है क्लोजिंग, ये ओपनिंग। बेटा लॉस था स्टार्टिंग में कितना, 2 लाख का लॉस दे रखा है। कितने का लॉस दे रखा है, 2 लाख का। और क्लोजिंग बैलेंस है पॉजिटिव 5,40,000। मतलब आपको मैंने कहा था अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा हो तो अपने को इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है बताओ, 5,40 माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग। लेकिन ओपनिंग वैल्यू खुद क्या है, माइनस है, माइनस 2 लाख। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो चेंज इन पेंडल कितना लोगे, 7,40,000 लेंगे पहली बात। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा इसको ऐसे भी समझो, भाई साल के स्टार्टिंग में आपके पास लॉस था 2 लाख का, आपने लॉस को भी कवर किया, उसके बाद आप पॉजिटिव 5,40,000 कमा गए, तो इसका मतलब पूरे साल में आपने कितना कमाया, 7,40,000। ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये देखो 21 लिखा है और हम भी बना भी किसकी रहे हैं, 21 की। तो ये प्रपोज डिविडेंड क्या है, नॉन कैश आइटम है। अब सुनो, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, ये बात ध्यान देने वाली है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड एज पर कंपनी एक्ट 2013, जो हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम अकाउंट में शो नहीं करते हैं, पेंडल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रपोज उसका लॉजिक है, क्योंकि हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं, उसके बाद एजीएम अगले साल होती है, पिछले साल की होती है ना, ऐसा मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने। साल खत्म होगा, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगी, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, उस मीटिंग में वो प्रपोजल रखा जाएगा। तो देखा जाए तो प्रपोजल तो पिछले साल का है और रखा किसमें, अगले साल में। समझ रहे मेरी बात को। और 31 मार्च को करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, अभी तक प्रपोजल नहीं लिखा हुआ, जिस ईयर का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो उसी ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे, वो फुट नोट में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं, नीचे, बैलेंस शीट के नीचे। सर वो आपने पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, वहां लिखा होगा ना उसने टू प्रपोज डिविडेंड, नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये लो आ गया कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप अगले साल प्रपोजल में डाल रहे हो। मतलब बताओ 31 मार्च 2021 को खत्म हुई, इसकी मीटिंग पता कब होगी, मई जून जुलाई 21 में, और अगला साल 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022। तो अगले साल में प्रपोजल रखा जाएगा, तो इसको अगले साल में कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है कितना है, 2020 का, ये साल कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 2020 को। इसकी मीटिंग कब हुई होगी, मई जून में, 1 मई 2020 में। और हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं युवराज, वो बना रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो उसके पिछले साल का इस साल में प्रपोज रखा गया होगा। मेरी बात समझ आ गई नहीं आएगी। जैसे बेटा एग्जांपल है, आपने 12th पढ़ी है 22-23 में, सेशन यही है ना 22-23, इसका रिजल्ट 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 22-23 सेशन, और 1 अप्रैल 2023 से कौन सा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 23-24। बट आपका रिजल्ट 23-24 में आएगा, मई में आए, जून में आए। और XYZ दोबारा सीबीएसई पेपर लेता सप्लीमेंट्री, वो भी 23-24 में लेगा, लेकिन वो सेशन कौन सा चल रहा है, 21-22 वाला, सॉरी 22-23 वाला। तो उसका मतलब 1 साल पढ़ते हैं, अगले सेशन में हमारा रिजल्ट आता है। ऐसी कंपनी में होता है बेटा, पिछले साल का अगले साल प्रपोज रखा जाता है, तो इसका प्रपोजल तो अगले साल में आएगा, क्योंकि मई जून 21 में रखेगा, तो मई 2021 अगले ईयर में आएगी, और इसका प्रपोजल इस साल में आएगा। नहीं समझ में आए बात, टाइम एग्जाम का है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आएगा। बोलो बात समझ आ गई। अब ये 31 मार्च 2021 लिखा है, ये भी 31 मार्च 2021 ये करंट ईयर का है, ये नहीं आएगा, पिछले वाला आएगा, क्योंकि पिछले वाले के प्रपोजल मई 20 में रखा होगा। लॉजिक समझ लो यार, साल खत्म होने के बाद रखा होगा, तो साल खत्म होने के बाद हमारा यही ईयर है। बात समझ आ गई। तो ये वाला प्रपोज डिविडेंड देखिए कितना, 2,10,000, ये क्या होगा बेटा, ऐड होगा। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करो भैया, नॉन कैश आइटम है, वो तो आप भविष्य के लिए पैसा बचा के रख रहे हो। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करो, ट्रांसफर टू
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करो, मतलब आप भविष्य के लिए बचा के रख रहे हो, दैट इज नॉन कैश आइटम, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या लिखता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, करंट ईयर का आपने प्रोविजन बनाया, ये क्या होगा, ऐड होगा। ये देख लो ये आगे 740, डिविडेंड पे, डिविडेंड प्रपोज बेटा 2 10, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनी 1.5 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 230 से 3 जोड़ किया गया, क्या गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई थी नहीं, दिखा दिया। हाँ आप ये आगे बात समझ के 13 लाख 30 हजार। अब ये वहां कैश फ्लो में लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना, 13 लाख 30 हजार। फिर वहां पर उसमें ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम। फिर उसमें से लेस क्या करेंगे, कोई इन्वेस्टिंग की इनकम है या फाइनेंसिंग इनकम है वो लेस करेंगे। फिर उसमें करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई, वो करेंगे। फिर सबसे लास्ट में लिखेंगे टैक्स पेड, क्या लिखेंगे, और फिर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप ऐसे लिखना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस आए तो माइनस लगा देना, अगर माइनस नहीं लगाना हो तो यूज लिखना बेटा। बोलो बात समझ आ गई नहीं, क्लियर हो गया। ये वर्किंग नोट अलग बना के वहां सीधा लिख दो, नहीं तो ये काम वहीं कर दो ना, लिखा वहां पे चेंज पेंडल ऐड ऐड ऐड, फिर सीधा लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो वही लिखा दो आप। बोलो बात समझ आएगी नहीं, नेट बात सुन लो ध्यान से। मैंने नोटबुक में लिखाया हुआ है आपको सारा ये, कि करंट ईयर का परफॉर्म डिविडेंड का कुछ भी नहीं होगा। ये देखो दोबारा समझा देता हूं मैं। यही क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, फिर अगला साल 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। ये साल 20 यहां खत्म हो गया ना बेटा। जब साल खत्म होने के बाद प्रपोज डिविडेंड रखा जाता है, मैं बता दूं, तो इस साल का प्रपोज डिविडेंड जो था 2,10,000, वो यहां पर कहीं पर भी अप्रैल मई जून कभी भी मीटिंग हो, समझ रहे हो, तो उसका प्रपोज डिविडेंड यहां रखा जाएगा। कब का, पिछले साल का 2,10,000, ये पिछले साल का है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और ये साल यहां खत्म होगा, इसका प्रपोजल आगे रखा जाएगा, मतलब किसमें, 21-22 में। और हम कैश फ्लो किसका बना रहे हैं, 20-21 का, तो ये वाला नहीं लिखाया हुआ ना मैंने बकायदा प्रपोज डिविडेंड के बारे में। बात समझ आ गई, बोलो। चलिए आपसे क्वेश्चन तीनों एक्टिविटियों में से कोई भी एक्टिविटी पूछ सकता है। अगर मान लो उसने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बोली तो आपका लकी ड्रॉ निकल गया, उसमें तो करना ही कुछ नहीं। फिर आप इसके एग्जाम्पल नहीं करके आए, मेरे को बताना, ये करके आए, कुछ पढ़ के आए उधर से, नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पक्का विश्वास है। कैश फ्लो का नहीं पढ़ा होगा, मतलब नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, आपका ना तरीके से आपको लाइन पे फुल प्लस कराऊंगा, फुल प्लस आने के चांसेस 5% है। फुल कवर तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पेपर वाले तरीके से, एक टेंशन मतलब फुल प्लस करा के भेजूंगा मैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो उससे पिछला साल, इज एडेड, क्या करना है, ऐड करना है, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी वर्किंग नोट बनाया था,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो पर पिछले साल का प्रपोर्ट डिविडेंड क्या किया था आपने, ऐड किया। अब सुनो, पिछले साल का प्रपोर्ट डिविडेंड मतलब पिछला साल अपना कौन सा उसमें था, करंट ईयर था 20-21, और पिछला साल था कौन सा था 19-20। तो 19-20 की मीटिंग कब हुई होगी, 20-21 में हुई होगी। और अगर वो प्रपोर्ट डिविडेंड फाइनल हो गया होगा तो वो 20-21 में क्या हो जाएगी, पेमेंट भी हो जाएगी। ये बोलो बेटा, आगे मत पढ़ बेटा, गुरु जी के साथ चल, आगे खिचड़ा गिर जाएगा। समझ आए मेरी बात? तो 19-20 का पिछले साल का उसका मीटिंग कब होगी, 20-21 में। आपने प्रपोर्ट डिविडेंड 20-21 में प्रपोजल, 19-20 का 20-21 में प्रपोजल होगा, तो 20-21 के पैनल में आपने लिखा होगा प्रपोर्ट डिविडेंड, तो आप उसको ऐड कर दोगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो ये कह रहा है कि पिछले साल का डिविडेंड हमने इस साल पे भी कर दिया होगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि प्रपोर्ट डिविडेंड कैंसिल नहीं हुआ, क्या हुआ है, पास हुआ है, एक्सेप्ट हो गया। समझ गए? तो हम ये मानेंगे कि पिछले साल का डिविडेंड इस साल क्या हो गया, पे भी हो गया, और इस साल पे हो गया तो कैश गया है, और डिविडेंड पेमेंट कहाँ आती है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में। दिल मत तोड़ मेरा यार, गधा कहीं का। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आती है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बताया था यार, तो उनके बच्चे भी वहीं आएंगे, भूल गया तो कल भी बता गया सर। ये प्रपोर्ट डिविडेंड, अरे भाई प्रपोर्ट डिविडेंड नॉन कैश आइटम थी, आपने पेंडल से चार्ज कर दी, ऐड कर दी, सही हो गया। अब डिविडेंड पे किया एक्चुअल में, तो वो पे किया तो फाइनेंसिंग है, प्रेफरेंस शेयर कहाँ आते हैं, फाइनेंसिंग में, इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग में, तो उनसे रिलेटेड डिविडेंड भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में। वो डिविडेंड पेड हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। बात समझ आ गई? ये तो अगला पॉइंट है, प्रपोर्ट डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर इज शो एज आउटफ्लो, मतलब कैश गया है, आउटफ्लो ऑफ कैश, एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करेंगे शेयर होल्डर हैव अप्रूव्ड द प्रपोर्ट डिविडेंड, मतलब वो अप्रूव हो गया, वाज रिकमेंडेशन, मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया। प्रपोर्ट डिविडेंड प्रीवियस ईयर इज शो इज आउटफ्लो ऑफ कैश, कहता प्रपोर्ट डिविडेंड पिछले साल का हम कैश का आउटफ्लो मानेंगे, और इसमें ये नहीं लिखा हुआ किसका मानेंगे, कौन सी एक्टिविटी का मानेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मानेंगे। प्रपोर्ट डिविडेंड है, आपने पेंडल से चार्ज किया, ऑपरेटिंग में ऐड करो, पे कर दिया, फाइनेंशियल में लेस। बोलो बात समझ आएगी? अच्छा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं देंगे, इज गिवन टू प्रपोर्ट डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, यही सिखाया मैंने भी आपको, करंट ईयर के प्रपोर्ट डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे। देख लो, उसको ऐड नहीं किया मैंने, करेक्ट निकाल के दे देता हूं, करंट ईयर का डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे, प्रपोर्ट डिविडेंड का पिछले साल का प्रपोर्ट डिविडेंड दे रखा है, तो उसको आप ऑपरेटिंग में ऐड करोगे, और हम ये मानेंगे कि पिछले साल का अप्रूव हो गया होगा और इस साल क्या हो गया, पे हो गया, तो उसको अपने लेस कर। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, डिविडेंड का टॉपिक आएगा पक्का। अब सुनो ध्यान से, कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख देता है 2021 2022 डिविडेंड पेएबल 0 10,000, मतलब डिविडेंड पेएबल है 0 और 10,000, ये प्रपोर्ट डिविडेंड नहीं है, ये पेएबल देना है, कंपनी की प्योर लायबिलिटी है, डिविडेंड पेएबल लिखा हुआ है, पेएबल कम लगा हुआ है, देना है। सर ये प्रपोर्ट, इसका आगे लिखा प्रपोर्ट, सर पेड होगा क्या बता, तो डिविडेंड पेड लिखता है, पेएबल लिखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो बेटा, मतलब अभी ये डिविडेंड देना है, कंपनी ने दिया नहीं है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है ना? तो अब इसमें आप क्या करोगे, चेंज इन पेंडल लोगे, क्या लोगे बेटा, चेंज इन पेंडल ले लोगे, उसमें ऐड कर दोगे क्या, डिविडेंड पेबल, कितना 10 है, क्यों ऐड करेंगे बेटा, क्योंकि आपने उधर चार्ज तो कर दिया, अभी पे तो किया नहीं है, तो नॉन कैश आइटम होगी ना, तो इसमें वापस क्या कर देंगे, ऐड। समझ आ गई कि मेरी बात? ये डिविडेंड का टोटल टॉपिक था कंप्लीट। अब मैं करा रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स का टॉपिक, किसका करा रहा हूं, अब होता है क्या, सुनो ध्यान से, फिक्स्ड एसेट्स में बेटा आपको क्वेश्चन में
फिक्स्ड एसेट्स में क्वेश्चन में प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कोई भी एसेट्स का नाम दे सकता है और आपको उस एसेट से कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ वो निकालने के लिए उसका लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। उस लेजर के अंदर भी दो बातें हैं कि प्रोविजन फॉर डिविडेंड अकाउंट मेंटेन करता है या नहीं करता। याद आ गया? दो तरीके होते थे डेप्रिसिएशन लगाने के बेटा। एक तो होता था आपने डेप्रिसिएशन लगाते थे तो एंट्री होती थी बेटा क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट का नाम मान लो मशीन रख लो, टू मशीन, डेबिट लगा देते थे आप। फिर सेकंड एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन आपका क्या खर्चा, इसको किससे चार्ज कर लो, पेंडल से। तो अगली होती थी पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना, 10,000। ऐसे ही करते थे। अब बताओ आपने मशीन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मशीन का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो बेटा, मशीन को शेयर कर दिया ना आपने, मतलब इससे क्या हुआ बेटा, मशीन क्या आपकी एसेट होती है, एसेट क्या होती है, डीआर। आपने 10,000 वो मशीन पे डेबिट लगा, मतलब मशीन की वैल्यू कम होगी, तो आपने मशीन की वैल्यू कम कर दी, हाँ कर दी, ये देखो मशीन को शेयर कर दिया। मशीन का डेबिट बैलेंस 1,00,000, क्रेडिट कितना कर दिया, 10, तो बैलेंस शीट में मशीन कितनी आएगी, 90 आएगी। और करते भी ऐसे थे, मशीन अंदर लिखते थे 1,00,000 लेस डेबिट 10,000, बाहर कितने देते थे, 90,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एसेट्स को नेट दिखाते हो, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, डेबिट लेस करने के। इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन को अलग से एक अकाउंट में नहीं डालते, आप उस एसेट्स अकाउंट में से ही कम कर देते हो, और टेक्निकली इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। समझ आ गया? इसका मतलब वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करता, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अलग से प्रोविजन के अकाउंट में नहीं डालता, वो एसेट्स में से कम कर देता है। समझ आ गई? ये ऐसे करते थे आप 11th में। दूसरा मेथड ये होता है इफ, हालांकि इसका यूज नहीं, इसको समझाने के लिए इसको समझाना पड़ेगा। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, आप डेप्रिसिएशन को अलग से मेंटेन करते हो, इकट्ठा करते हो। कई व्यक्तियों की आदत होती है ना, न्यूज़पेपर आज आया आज ही फाड़ दिया इधर उधर करके मिट्टी। एक होता है सिस्टमेटिक मेंटेन करता है उसको अलमीरा में डेट वाइज, जैसे हम करते हैं लाइब्रेरी में किसी बच्चे को जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हो एक अलग अकाउंट में, उस अकाउंट का नाम क्या है, तो भैया इसका मतलब है कि डेबिट को आपने अलग से रखना है। उस डेप्रिसिएशन को आप नेट टू नेट नहीं करोगे, तो उस टाइम अपने एंट्री ये करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट मशीन, नहीं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब उसको किस में डाल देंगे, अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाल देंगे। कितना सेम अमाउंट, सेम आएगी 10,000। और अगली एंट्री डेबिट को किससे चार्ज करते हैं, पेंडल से। पेंडल अकाउंट डेप्रिसिएशन टू, सॉरी पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सेम एंट्री है ये वाली देखो, डेबिट अकाउंट दिया, डेबिट अकाउंट दिया, लेकिन यहां उन्होंने प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन नहीं किया, इसलिए मशीन से लेस कर दिया डायरेक्ट, और यहां मेंटेन करते तो उसमें डाल दिया। जब ये मेथड फॉलो करते हैं ना, तो बताओ मशीन सीआर हुई, नहीं हुई। खरीदेंगे तब डीआर हुई, डेप्रिसिएशन लगाते तब सीआर नहीं हुई। तो इसका मतलब इस मेथड में हमेशा मशीन मतलब एसेट्स कॉस्ट पर से होती है। किस पर से होती है? और इस मेथड में हमेशा डब्ल्यूडीवी पर से होती है। ये मैं 11th में सिखा देता हूँ बच्चे को, बोल समझ आएगी। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन सकता है अगर पढ़ो तो। इसमें मतलब डब्ल्यूडीवी भी होगी, मतलब हर साल डेबिट लेस कर दोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू दिखाएगी, इसमें वो रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दिखाएगी, इसमें वो हमेशा क्या दिखाएगी, कॉस्ट। तो अगर इसमें इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है मनिंदर, तो आपके पास जितना प्रोविजन पड़ा है वो उसमें से लेस कर दोगे तो उसका दिखा देगी वो भी, लेकिन हम अलग अलग दिखाते हैं, मिक्स नहीं कर रहे उसको। समझिए मेरी बात को? तो ये दो मेथड डेप्रिसिएशन के होते हैं, ठीक है। तो दिनेश सर इसका कोई यूज, इसका ये टॉपिक तो 11th का है, लेकिन इसका एक कैश फ्लो में थोड़ा सा यूज हो जाएगा। अब क्या होता है क्वेश्चन में हमारे को, ये फर्स्ट मेथड है, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट देगा, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब अगर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता,
अमनदीप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? सीआर है, तो इसका मतलब सीआर बैलेंस है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में है ही नहीं, इसका मतलब इसने मेंटेन ही नहीं है। मेंटेन क्या होता? तो वो अपने घर में मिलता, वो अपने घर में है ही नहीं, इसका मतलब मेंटेन। दूसरा तरीका इसको दिखाने का, एसेट दिखा देगा, उसमें जल्दी लिखेगा लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है हमारे पास, लेकिन वो नेट करके दिखा रहा है, लेकिन आपके इधर ही दिखाएगा। समझ आ गया? अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसने ये फॉलो किया है, अगर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये फॉलो किया है। बोलो बात समझ आ गई? 90% क्वेश्चन में ये है। क्लियर होगी? अब आ जाओ बात, अब अपने को बेटा मैं मशीन एग्जांपल दे रहा हूं, मशीन की जगह लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन क्या करेगा बैलेंस दे देगा 2021 2022, लिख देगा 1 लाख और यहां लिख देगा 1.5 लाख, और नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी दे देगा मशीन के बारे में 1-2, ठीक है। 1-2 क्या दे देगा आपको? अदर इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आपने करना क्या है, पहले मशीन अकाउंट, मशीन क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस, ये वर्किंग नोट बनेगा इसका, टू बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख। यहाँ क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी कितना? 1.5 लाख। ठीक दिया। अब अदर इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे मशीन के बारे में क्या दे रखा। मान लो अदर इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये लगाना है, तो डेबिट की एंट्री क्या होती है बताओ? डेबिट अकाउंट, डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्या लिख दोगे? बाय डेप्रिसिएशन, या 10,000 लगा देंगे। अब वो कहता है कि हमने मशीन सेल की 25,000 रुपये में, उसको बेचने पर हमें 5,000 रुपये लॉस लगा, ठीक है। तो मशीन बेची है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, बोलो बेटा, या कैश, बाय बैंक या कैश जो भी लिखना चाहो। कितने की? 25,000, मतलब 5,000 का लॉस लगा, इसका मतलब मशीन आपने 30,000 की मशीन कितने बेची? 25 बेची। तो एंट्री देखो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 25, 5,000 का क्या लगा आपको? है लॉस। लॉस किसे चार्ज करेंगे? तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिख दो, या पेंडल सीधा लिख दो। पेंडल अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीन 30,000। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश 25,000 और बाय पेंडल कितना? 5,000। ये पेंडल में ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है। हो गया जी, बस इतना दे रखा है। अब क्या करेंगे? अब इसको अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाएगा भाई, ध्यान से सुन लो। प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये परफॉर्मा मैंने बनवाया हुआ है, प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? इसके अलावा इसमें और कोई आइटम नहीं आएगी, मैक्सिमम आइटम लिख दी। अब इसका टोटल कितना आया? 35, 40 और 1.5 लाख, 1,90,000। इधर कितना है? इसका मतलब आपने 90,000 की इधर आए ना, इसका मतलब इधर इधर आए तो आपने मशीन क्या की? परचेज की है। तो क्या लिख दोगे? टू बैंक क्या किया? परचेज कितने की? 90 की, 190। और अगर इधर डिफरेंस आए तो, अब इधर तो आपने बैंक माना, इधर इधर डिफरेंस आए, ध्यान से सुन लो। अगर सेल दे रखी है तो डिफरेंस डेफिनेशन मानेंगे, अगर डेफिनेशन लिखा हुआ है तो डिफरेंस को सेल मानेंगे, और इधर डिफरेंस आए तो क्या मानेंगे? परचेज। बोलो बात समझ आएगी? आगे अब इस अकाउंट से पता है ये अकाउंट क्या क्या कराएगा? आप ध्यान से सुनिए, इस अकाउंट से बहुत कैसे आया। मतलब आपने मशीन परचेज की कितने की? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा मशीन परचेज माइनस 90,000 यूज हुआ कैश। मशीन कितने बेची? 25,000 में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे मशीन सोल्ड प्लस 25,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 10,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश ऑपरेटिंग में ऐड होगा 10,000। लॉस कितना हुआ? 5,000 ऑपरेटिंग में ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इतने 4-5 आइटम निकल के आएंगे इससे। बहुत जबरदस्त कराया था मैंने ये चैप्टर उस टाइम, लगभग 20 दिन लगा दिए होंगे इस चैप्टर में। अब ये इसमें से तीनों एक्टिविटी की चीजें निकल के आएंगी। अगर ये इधर होता, प्रॉफिट होता इधर मान लो, तो फिर ऑपरेटिंग में लेस होता। ये पेंडल लिखो, जब भी डेबिट लिखो ना ब्रैकेट में पेंडल लिख देना, याद रहेगा। अब इसको मैंने पेंडल में करना है, ये लॉस को मैंने इसलिए पेंडल लिखा था। बोलो ये प्रॉफिट होता है तो भी ये पेंडल में, ये परफॉर्मा लिख लो, इतनी आइटमें आएंगी इसके अंदर। अगर लिखा हो तो बढ़िया, नहीं लिखा हो तो लिख लो बेटा।
आगे समझ, ये मशीन अकाउंट बनाया है, ये तब है जब नेट है। बोलो बात समझ आ गई। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये समझ आ गया, अगर वो प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट रखता है तो फिर बेटा दो अकाउंट बनेंगे, एक तो मशीन एसेट्स का अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेबिट का अकाउंट। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो ऐसे क्वेश्चन मान लो दे दिया उसने, ठीक है, और उसमें उसने लिख दी मशीन 2021-22 1,00,000 और 1,90,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया 15,000 और 40,000, और नीचे अदर इंफॉर्मेशन दे देगा। नीचे क्या दे देगा, अदर इंफॉर्मेशन, कि हमने मशीन सेल की, परचेज की, ठीक है। अब बोलता है ए मशीन सोल्ड 35,000, उसकी कॉस्ट थी ब्रैकेट में लिख दिया 50,000। एक मशीन थी वो कितने में बेच दी हमने, लेकिन वो खरीदी कितने में थी, 50 में। हुज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। मतलब उस मशीन पर एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा, कोलेक्टिवली उस मशीन पर आज तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 20,000 लगा चुके हैं। आगे बात सुने, उस मशीन पर हम डेप्रिसिएशन जो है वो कितना लगा चुके हैं, 20,000 लगा चुके हैं। अब सुनो ध्यान से, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, मशीन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब मशीन का बैलेंस लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी कितना, 1,00,000, तो बाय बैलेंस सीडी कितना, पहले तो आप बैलेंस लिख दो, ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर होता है, एंट्री में बताया आपको, ये ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है, सीआर, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना, 15,000, और टू बैलेंस सीडी कितना। अब बच्चा बोलता सर सीआर होता है तो डीआर में क्यों लिखा, अरे बेटा सुनो, क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड का होता है उससे रिवर्स साइड में आता है, मैंने बताया हुआ सब कुछ आपको, इधर टोटल लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये तो हमने बैलेंस लिख दिए। अब है क्या, ध्यान से सुनना, इस मशीन हमने मशीन बेची, ठीक है, ये मशीन जो 1,00,000 है ना, ये टोटल मशीन हमारे पास 1,00,000 की है, उसमें से मान लो इसमें 3-4 मशीनें, ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन, डी मशीन, उसमें से हमने ए मशीन बेच दी, और वो ए मशीन जो बेची उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000, बाकी बी सी डी मशीन बची 50,000 की होंगी। बोलो बात समझ आएगी। अब सर मशीन बेची तो यहां लिख दो बाय बैंक, बेटा यहां नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकता, सुनना जरा ध्यान से बेटा, यहां मैं बाय बैंक लिखूंगा या कैश लिखूंगा, बाय कैश। उस क्वेश्चन में क्या था, यहां पर जो एसेट्स की वैल्यू थी ना वो नेट थी, मतलब डेप्रिसिएशन क्या क्या होता, लेस किया हुआ था, और यहां पर ये किस पे है, पोस्ट पे है। देखो जो, ध्यान सुनो, जो मशीन सेल होगी क्या होगी, जो मशीन सेल होगी वो मशीन बिजनेस से चली जाएगी, तो जब जब वो मशीन चलेगी तो उसका डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। तो जो मशीन हमने बेची, आप क्या करना, सबसे पहले जो मशीन आपने बेची है उसका डेप्रिसिएशन को अपनी बुक से हटा दो। अब बच्चा कहता है हटा तो मैं बहुत अच्छे से दूं, बट अकाउंट में हटाना नहीं आता। बेटा सिंपल सा फंडा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, सीआर, सीआर में आप समझदार हो, मैंने बहुत समझा है, हटाने के लिए क्या करोगे, आगे बस। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपका पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा मैंने, 25 लिख लो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका एग्रीमेंट 20 लिखा है और ओपनिंग 15 है, तो इसका जब है ही 15 तो 20 कैसे हो गया वो, तो क्वेश्चन मैंने बनाया जल्दी में। आगे बात सुनिए, तो जो मशीन आपने बेची उसका डेप्रिसिएशन बताओ कितना है, 20,
उसको हटा दो, दिमाग से काम लेना। प्रोविडेंट फॉर डेबिट क्या होता है? सीआर। हटाने के लिए डीआर में लिखेंगे पहली बात तो। अब बच्चा कहता है डीआर में लिखेंगे, लिखेंगे क्या? सुनो, जो मशीन सेल होगी उस डेप्रिसिएशन को यहां से मशीन अकाउंट में भेज दो। कहां भेज दो? कहां भेज दो? तो यहां क्या लिखोगे? टू मशीन। कितना बेटा? जब आपने प्रोविडेंट फॉर डेबिट को डीआर किया है, प्रोविडेंट फॉर डेबिट अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही एंट्री हुई होगी। अरे बोलो, प्रोविडेंट फॉर डेबिट टू मशीन, तो प्रोविडेंट फॉर डेबिट में क्या लिखा? टू मशीन। तो मशीन में क्या लिखोगे? बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? अमनदीप शायद आया हो तो याद कर। साठ डिग्री का कौन बनेगा? याद आया कुछ? चलिए आगे बात सुने। मतलब इसको हटाने की एंट्री होगी बेटा, प्रोविडेंट फॉर डेबिट सीआर होता है, उसको हटाने के लिए डीआर करेंगे। और डेप्रिसिएशन देखो बेटा, जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन है, तो उसका डेप्रिसिएशन, तो अब एसेट की वैल्यू हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि उसको नेट करना है। सर नेट क्यों कर रहे हो? अरे बेटा बात सुनना, नेट वैल्यू निकालोगे आज की, तभी आज के मार्केट प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकलेगा। अब वो वैल्यू तो 5 साल बाद की है, और आज हम बेच रहे हो वो सेल प्राइस है, तो वो तो कॉस्ट है, उसमें से आज तक का डेबिट क्या करो? लेस। तो आज की वैल्यू आएगी, और आज की वैल्यू को आज की सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे अमनदीप, तभी तो प्रॉफिट आएगा। हट गया? और सुना ध्यान से, यहां बाय प्रोविडेंट फॉर डेबिट 20,000 लिख दिया। सर जो मशीन बेची है ना वो 50,000 की है। सर ये तो लाख है, इसका मतलब इस 1 लाख में से 50,000 वो मशीन है और 50,000 बाकी मशीनें हैं। बोलो बात समझ आई नहीं? ठीक है, तो इधर आपने 20 लिख दिया, इधर वो 50 इसमें इंक्लूड है, तो इधर 20 लिख दिया, तो वो नेट होगी कि नहीं होगी? इधर 50 इधर 20 होगी कि नहीं होगी? 30। बोलो बेटा। अब बताओ वो कॉस्ट कितनी है उसकी? 50, डेबिट कितना है उसका? तो रिटर्न डाउन वैल्यू आप कितना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा? बोलो आज उसकी वैल्यू कितनी? मतलब 30, और 30 की चीज आपने कितने बेची? 5,000। क्या हुआ? तो मैंने आपको समझाया था, प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इधर आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो क्या लिख दोगे? टू पेंडल, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना? 5,000। ये प्रॉफिट है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा? लेस होगा, उधर सीआर में आता है लेस होगा। आगे बात समझे? हो गया जी। अब सर बेची कितने में? बेची कितने बेटा? 35। टू कैश कितना लिख देंगे? 35। बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, बस ये ध्यान रखना यार, और कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो 60 डिग्री का कौन बनेगा? सर ये क्या किया आपने? इस 25 में से जो मशीन आपने बेची है उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 20। तो ये यहाँ 25 में से 20 इधर लिख दिया, इसको मत देखो एक बार। 25 ये था, इधर 20 लिख दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 5। बोलो हट गया कि नहीं हट गया? हट गया ना? अरे बोलो ना, बात समझ आ गई क्या? चलिए अच्छा, भेज दी। ओके, ये जो बात लिखी थी सारी कर दी। सर अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करूंगा, अब पैक करूंगा इसको। अब पैक कैसे करेंगे? 35 और 20 55, 55 और 1 90, 2 45। बोलो बेटा आज समझ में? और इधर कितना है? 1 लाख और 1,05,000, और इधर था 2 45, कितना? 1 40। बताओ क्या मानो? 25। टू कैश, ब्रैकेट में लिखना 25। तो एंट्री मशीन टू कैश होगी ना बेटा? कितना बेटा? 1 40। होगी पैक? ये पैक करो। 20 और 40 कितना हो गया? 60। इधर कितना है? 25। सर जी ये तो 25 था ओपनिंग में, क्लोजिंग कितना है? 60। इसका मतलब करंट ईयर में आपने डेबिट नोट चार्ज किया, कितना चार्ज किया बताओ? 35। और डेबिट जब चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या लिखोगे? बाय डेबिट। फिर अगली एंट्री क्या करते हो? पेंटल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ गया? तो डेप्रिसिएशन को पेंटल से चार्ज करते हो ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। और याद रखना किससे चार्ज किया है? पेंटल से ब्रैकेट में। ये इसलिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में भाई, पेंटल में नोन कैसे ऐड नहीं करना। कितना है बेटा बताओ? है? अब इसमें से कैश फ्लो निकालेंगे। सुनो कैसे निकालेंगे। ये आपने 1,40 में परचेज की, इन्वेस्टिंग में आएगा। ये आपको प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग में लेस होगा। समझ आ गया? ये आपने सेल की है युवराज,
इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। ये प्रोविजन का तो लोन कैसा है, इसमें कुछ नहीं कुछ हो गया खत्म। अब इधर आ जाओ, पेंडल से कितना चार्ज किया, ऐड हो जाएगा डेबिट बैलेंस। बोलो बात समझ आएगी। 90% कैश फ्लो हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में कहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देना। इन्वेस्टमेंट जो आपने एफडी करा रखी है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट पे डेबिट नहीं लगता। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही एसेट्स में कर रखी तो बात अलग है, वैसे इन्वेस्टमेंट पे डेबिट नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, यहाँ क्या आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, लाइन लिख दोगे। परचेज किया तो क्या लिख दोगे, टू बैंक। सेल किया तो बैंक की जगह कैसे लिख लेना यार, वैसे सही है, कर दिया जी। लॉस होगा तो बाय पेंडल, प्रॉफिट होगा तो टू पेंडल, बोलो कर दोगे। अब क्वेश्चन वाला यहाँ पर मजे ले जाता है कई बार, कहता है इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट हुआ 10,000, उसको हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ यही लिखना है, प्रॉफिट इधर आएगा लॉस इधर आएगा, तो यहाँ पेंडल नहीं लिखना, क्या लिखना है, जर्नल रिजर्व। और फिर बेटा वो कैश फ्लो में एड लेस नहीं होगा, क्योंकि आप तो पेंडल में लेके नहीं गए हो, आप तो बाईपास ले गए उसको, गंगानगर में एंट्री नहीं कराई। अरे बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो उसको बाईपास लेके अब बच्चा कहता है कि सबने कहा था लॉस हो तो ऐड करना है, प्रॉफिट हो तो माइनस करना, मैं तो करूंगा। अरे बेटा उसने रिजर्व में डाल दिया, पेंडल में डाला ही नहीं। हाँ, पेंडल से रिजर्व में डालते हैं तो पेंडल कम हुआ इसलिए ऐड करते हैं। अब यहां से डायरेक्ट बाईपास ले जाके रिजर्व में डाल दिया, पेंडल में से गए ही तो कैश फ्लो इफेक्ट ही नहीं हुआ, और बच्चे ने रटा होता है। बोलो बात समझ आएगी, क्लियर है। एक काम करो, अभी टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी 1 मिनट के अंदर। ये हो गया अपना, एक अकाउंट और देख लो बेटा। अगर प्रोविजन को टैक्स दे रखा हो आपको ऐसे 2021 2022 प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 और 15,000, चाहे आप अकाउंट बनाओ चाहे मत बनाओ, ये ओपनिंग बैलेंस है। प्रोविजन जिसके आगे प्रोविजन लग गया, रिजर्व लग गया, सीआर बैलेंस होता है, आपको पता ही है। तो ओपनिंग बैलेंस सीआर होगा, ये गलत मत है। बाय बैलेंस बीडी कितना 10 और यहाँ सीडी कितना लिखोगे। क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं बताता, तो हमेशा याद रखना पिछले साल का टैक्स इस साल पे होगा, और इस साल हम पेंडल से चार्ज करते हैं, सुना क्या। तो इसको आपने आप क्या लिख देना, टू कैश कितना 10,000, और इसको क्या लिख देंगे बाय पेंडल कितना 15,000, 25 हो गया। नहीं भी बनाओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो प्रोविजन है वो हमने पेंडल से चार्ज किया वो ऐड करना है, और टैक्स जो पिछले साल का ओपनिंग में कई बार क्वेश्चन ओपनिंग क्लोजिंग दे देता, नीचे टैक्स पेड नहीं लिखता, तो बच्चा कहता टैक्स पेड था ही नहीं सर, मैं क्या करके आता। अरे भाई ओपनिंग क्लोजिंग दे तो रखा था, इसका मतलब ये कंफर्म है, इसका मतलब ये ओपनिंग था, क्वेश्चन नहीं बोले तो भी ये पे कर दिया और ये पेंडल से चार्ज किया। अगर आपको प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो तो आप लेजर बना लेना ताकि भूल ना जाओ, और उसको क्या लिखोगे टू कैश, इसको क्या लिखोगे बाय पेंडल। मतलब ये पेमेंट की ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में लेस कर देना, सबसे लास्ट में लेस करते हैं, ये ध्यान रखना टैक्स पेड को सबसे लास्ट में लेस करना, ठीक है। और इसको आपने चार्ज किया तो वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है, हाँ। प्रपोज डिविडेंड दिया हो ऐसे 21 और 22, मान लो 10,000 और 15,000, इसका मतलब ये करंट ईयर का है, इसको तो छोड़ देना, इग्नोर। ये 10,000 आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि ये पे कर दिया, तो इसमें ये ध्यान रखना। आज जाके ना रेस्ट करके घंटा आधा घंटा चाय पानी पी के पहले कैश फ्लो को निबेड़ दो, ताजा ताजा दिमाग में। कोई दिक्कत आए तो ये देखो क्लास अपना सिर्फ
इतनी देर नोट की है, 40-45 मिनट की हुई है, 15 मिनट की पहले वाली क्लास होगी। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आएंगी, वो लास्ट आंसर में आएंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो आप क्या करोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीनों एक्टिविटी से जो कैश आया वो, ठीक है, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, ऐड, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, लेस। तो आपका आ जाएगा आंसर। वैसे ऑपरेटिंग सॉरी ओपनिंग में आप कैश जो आया है वो ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग से अपने आप क्या कर देगा, मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ऑपरेटिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तीनों एक्टिविटियों का नेट जो कैश आया है वो जोड़ दोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आपका जो बुक में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा उससे क्या करेगा, मैच करेगा। सुनो बेटा, अब अपने इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, सुनो जरा। कैश तो होता है कैश बैलेंस, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, वो कैश होता है, कैश और बैंक कैश माना जाता है, ठीक है। एक होता है कैश इक्विवेलेंट, तो आपसे 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि कैश इक्विवेलेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके बेटा ध्यान से सुनना, कैश इक्विवेलेंट कहते हैं कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड मतलब थोड़े से समय में हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into the known amount of cash and which are subject to insignificant risk of change in value, मतलब उसकी वैल्यू में चेंज होने का रिस्क जो हो वो बहुत कम हो और तुरंत उसको अपने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो, आर टेकन एज ए मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो हमने करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी मान लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है कि जिसको अपने मार्केट में तुरंत बेच सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं और उससे क्या रिसीव कर सकते हैं, कैश। तो करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी बुक ने यह माना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसे हम क्या मानेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है जी। एंड इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हुए करंट एसेट्स को आपने क्या मानना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है। अब इसमें साफ लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट आर करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इश्यू करती है बेटा, कॉमर्शियल पेपर वगैरह, ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल पेपर लिख दिए थे, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट आर करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, ये भी क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। तो आपको कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल में काम आएगा क्या बेटा, कैश, बैंक, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, 5 नाम हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट मत लिखना क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट खुद क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी का एग्जांपल है। करंट इन्वेस्टमेंट किसका एग्जांपल है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को अपने क्या मानते हैं, कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट पूछे तो कैश हो गया, बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए। समझ आ गया, कॉमर्शियल बिल पेपर तो भूलोगे नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार आप और पेपर देने आप जा रहे हो कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, इस तरीके से याद रह जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर, प्रेफरेंस शेयर, अब सर प्रेफरेंस शेयर, आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, प्रेफरेंस शेयर ऑफ दीज आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ, मतलब जो आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे और 3 महीने में उनका रिडम्पशन हो जाएगा, छोटे टाइम में हो जाएगा ना, ठीक है। ये अपने कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड एज, अब ध्यान से सुन लो, तीनों एक्टिविटी निकाल ली, तीनों एक्टिविटी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, ओपनिंग, देखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या, कैश लोगे, क्या लोगे, चेक जोड़ते जाओगे सारा, मतलब बैंक बैलेंस, कैश लोगे, बैंक बैलेंस लोगे, तो बैंक बैलेंस में चेक ड्राफ्ट सारा कुछ आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने में आपके डिपॉजिट, एफडी वगैरह 2-3 महीने करा रखे तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारा क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल लिखे वो आ तो गए उसके अंदर, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन सबको ओपनिंग जोड़ दोगे आप, जोड़ लिया, ओपनिंग का टोटल आया मान लो 2 लाख। क्या है बेटा, 2 लाख। ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी से नेट कितना आया, ए बी सी तीनों को जोड़ दो। अगर किसी एक्टिविटी माइनस में तो वो बढ़ जाएगी, उसका आया मान लीजिए 4 लाख। 2 लाख आया, वो तीनों के एक्टिविटी में नेट कितना आया 4, 2 4 कितना हो गया 6। तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 होना चाहिए, मैच करेगा। बात समझ आ गई नहीं, क्लियर है मेरा। अब मैं आपको फुल एंड प्लस क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 52 करवा रहा हूं मैं आपको डिवीजन के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ बालाजी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, ये बालाजी स्टेटमेंट के दे रखे हैं, ठीक है। इधर भी देख सकते हो, देखो थोड़ा सा, ठीक है। इक्विटी शेयर, अब देखो आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है। अच्छा, अब क्या शेयर कैपिटल लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखो, ये जरूर देख लेना, यहाँ 21 लिखा है और यहाँ देखो बना रहा अपने को। तो आपने ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। वैसे तो लिखना चाहिए 20-21, लेकिन जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, इसको ओपनिंग मांगने का, इसको क्लोजिंग मांगने का, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये देख लेना, ईयर कहीं उल्टा तो नहीं लिख रखा उसने, समझ आ गई। चलिए, कैपिटल हमारे को अब कंपेयर यूं नहीं करना, यूं कंपेयर करना है। कंपेयर ऐसे करते हैं ना, लेकिन आप अपने को कंपेयर कैसे करना है, ऐसे करना है। मतलब ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग हो गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो कैपिटल 3 लाख से 4.5 लाख होगी, तो यहां सीधा दिमाग में आएगा 1.5 लाख कैपिटल नहीं इश्यू की होगी इसने। अगर क्वेश्चन नीचे अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना बताए तो यही क्लियर हो रहा है 1.5 लाख रुपए नई कैपिटल इश्यू की है, और कैपिटल इश्यू किया फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। अब हो सकता है प्रीमियम पे इश्यू किया, वो तो आगे क्वेश्चन बताएगा तब पता लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस ओपनिंग 50 था, क्लोजिंग 81 है। कहता है रिजर्व सरप्लस में क्या क्या चीज है, वो नोट नंबर 1 में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है, पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद करंट करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, और ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स होगी बेटा। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट लिखी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आगे बात में इस क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है अपने को। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब नोट्स में आगे अपने को नोट क्वेश्चन में देखो, पूरे क्वेश्चन में एक ही नोट बताया उसने, किसका, रिजर्व सरप्लस का। ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है, ठीक है जी। कहता रिजर्व के अंदर क्या है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट पे एक ही दिया है, देखो इसे पेंडल ही है, कहता पेंडल ओपनिंग मतलब बिल्कुल ही आसान हो गया तो, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इनकम टैक्स पेड किया हमने 35,000 रुपए। देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं पे भी नहीं दे रखा था, यहाँ बता दिया उसने कि हमने टैक्स पे किया है, तो बेटा टैक्स पे किया है तो लेस कर देंगे टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो हम ऐड कर देते, वो दे नहीं देते हमारे को। डिविडेंड पेड किया हमने 30,000, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे किया 4,000। बिल्कुल सिंपल है, कुछ देखिए अब करेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखोगे, फिर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तीनों एक्टिविटी साथ करोगे, एक एक करने लगे तो बस हो गया पेपर पूरा। तीनों एक्टिविटी साथ लिखनी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाएगा भाई, 4-5 करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, 2-3 वो पॉइंट है, तो 7-8 लाइनें चाहिए अपने को। 10 लाइनें छोड़ के फिर क्या लिख दोगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसकी 5-7 लाइनें छोड़ दोगे, फिर हेडिंग क्या लगाओगे, कैश फ्रॉम, लगा लिया। अब लिखना स्टार्ट करो, जिस एक्टिविटी की आइटम आए वो उसी में लिख दो। ये तो पहले पूरा क्वेश्चन हम ऑपरेटिंग के लिए पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे तो फिर दोबारा इन्वेस्टिंग के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर फाइनेंसिंग करेंगे तो फिर फाइनेंसिंग के लिए दोबारा पढ़ेंगे। फिर तो बेटा क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा, तो पूरा नहीं होगा आपका, समझ आएगा। अब तीनों लिख के अब स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट लेना होता है या चेंज इन कैंडल लेना होता है। चेंज इन कैंडल है तो मतलब नीचे वाला है, अप्रोप्रिएशन है बेटा, और नेट प्रॉफिट दिया तो ऊपर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे दे तो ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह उसको कंसीडर नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है।
आगे बात समझे। तो अपने को पेंडलिंग स्टेटमेंट और प्रॉफिट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 50,000 और 1,85 कितना बेटा बताओ कितना हुआ 1,35 1,35 ले लेंगे क्या है नेट प्रॉफिट को ले लेते हैं 1,85 और 50 इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है क्या देखो ये क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक पे कराता हूं ताकि पता लग जाए सबसे पहले क्या लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है कैश फ्रॉम रफली लिखूंगा बेटा लेकिन मैं ध्यान रखना टाइम बोल लीजिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है उसके बाद हेडिंग क्या लगाओगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आगे बात सुनिए अब अपने को पेंडल दे रखा है 50 और क्लोजिंग कितना है 1,50 तो मैंने कहा था वो अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा आइटम निकालना है या तो उसका वर्किंग नोट बना लो और या यही दिखा दो आगे बात समझे तो अपने मान लो यही दिखाते हैं क्या करते हैं अपने यही दिखाते हैं तो अपने लिखेंगे चेंज इन पेंडल ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना है 1,85 ओपनिंग कितना है 50 कितना आया 1,35 उसमें ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अब क्वेश्चन के अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है देखो नहीं दिया हुआ अब ध्यान से सुनना इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 35,000 आपने टैक्स पे किया होता क्या है यहां बता देता हूं आप जब टैक्स पे करते हो तो टैक्स पे करोगे ठीक है टैक्स पे कर देंगे टैक्स पे करोगे तो एंट्री कर दोगे आप टैक्स पे करोगे तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश बोलो पेमेंट होगी बेटा इस टैक्स को आप चार्ज भी तो करोगे किसी से किससे करते हैं पेंडल से तो अपने पहले चार्ज करते हैं पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है और फिर अगली एंट्री क्या होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश समझा कि तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये बात पूछ रहा होगा तू दोनों तरफ आएगा ये करता तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है ये जो टैक्स पेड है यही प्रोविजन फॉर टैक्स है और यही पे किया है तो यही ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे लेस हो जाएगा बात समझ आ गई मेरी बात सर समझ में नहीं आई दोबारा सुनो आपको क्वेश्चन दे रखा है टैक्स पेड ठीक है तो टैक्स पे किया ठीक है मैं मना नहीं कर रहा टैक्स पे किया लेकिन टैक्स पे करते हैं तो ये खर्चा है ना पेंडल में आता है ना तो उसमें डाला होगा ना आपने तो पता नहीं 100% डाला होगा ऐसे तो आपको कोई सरकार का खर्चा ना डेफिनेटली लिखा है ना वो पेंडल में ऐसा ये एजम्पशन ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो चीज पेंडल में लिखते हैं वो लिखी होगी इसमें हमें कोई पेंडल बना के थोड़ी दे रखे इसमें ठीक है तो ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बेटा बताओ 35 और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 30,000 अब ध्यान से सुनना इसने डिविडेंड पे किया ऐड करो डिविडेंड पेड डिविडेंड कहाँ आता है एप्रोप्रिएशन में आता है यहाँ पर ऐड करेंगे वहां लेस करेंगे बात समझ आ रही है नहीं देखो मेरी बात सुनो अगर कंफ्यूजन है तो पेंडल अकाउंट में उसके नीचे पेंडल एप्रोप्रिएशन होना लगता है उसमें डिविडेंड आता है ना हाँ उसको वहां ऐड करेंगे जहां डिविडेंड लेस होना चाहिए वहां लेस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड कितना बेटा 30,000 35 और 30 कितना हो गया 65 जोड़ दो कितना आया 2 लाख लाइन लगा देना अब लिखेंगे ये आप वर्किंग नोट में नीचे बना लेते यहां ले आते थे मैंने यही लिख दिया
अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आगे अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब एक एक आइटम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। 3 से 4.5 होगी बेटा, होगी या नहीं होगी? होगी। और शेयर कैपिटल के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। 1.5 लाख बड़ी है, इसका शेयर कितने इश्यू किए? 1.5 लाख। तो शेयर इश्यू के तो कहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड कितनी बेटा? 150। प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, लिख दिया। आगे वाले पॉइंट बढ़ो। रिजर्व सरप्लस वो मैंने कर दिया, ये रहा, ठीक है। अब सुनो, एक चीज और करता हूं आपकी बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेटा ये दोनों आइटम ही आप पेंडल, ये तो पेंडल में लिखते हो और ये पेंडल एप्रोप्रिएशन में लिखते हो, तो आपने जब सरप्लस निकाला होगा तो ये दोनों लेस हुई है ना, तो इनको वापस क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड कर दिया। अब कैश फ्लो में इनका यूज क्या होता है? कैश फ्लो में जितना टैक्स पे किया वो सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा? टैक्स पेड क्या होता है? माइनस होता है। कितना टैक्स पे किया आपने? 35 ना। इसको एक बार लिखा ना लगे हाथ लिख लो, भूल ना जाओ। और आपने डिविडेंड कितना पे किया है? 30। ये यहाँ ऐड कर दिया। ये कौन सी डिविडेंड किस पे दिया है? कैपिटल पे दिया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगे हाथ लिख दो डिविडेंड पेड कितना। मतलब मैंने यहाँ लिखा ना, उसका कहाँ कहाँ और जाना था उसके साथ में लिख दो ताकि भूल ना जाओ। बात समझ आ गई? 1 मिनट को आगे। अब पहले शेयर कैपिटल पढ़ लिया, करना कैसे? रिजर्व पढ़ लिया, हो गया। आगे आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या दे रखा है? बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ध्यान से सुन लो। पैसा उधार लेते हो आप, फाइनेंस है, ठीक है जी। बोलो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 50-50 ना बढ़ी ना घटी। अगर बढ़ जाती है तो हमने पैसा और ले लिया बैंक से, प्लस हो जाता। अगर 40 हो जाती है तो हमने दे दिया वापस, माइनस हो जाता। बट ये तो सेम है ना, हमने पैसा और लिया ना हमने दिया। चलो, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे हमने इंटरेस्ट कितना पे किया बेटा? 4000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बात समझ आएगी? तो ये 4000 जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, क्या पे किया बेटा? इंटरेस्ट। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। बोलो सही है बात? अच्छा, इंटरेस्ट पे किया वो आपका खर्चा है, साथ में पेड निकलेगा। तो आपने पेडल लिखा होगा इंटरेस्ट पेड, लेकिन ये तो अच्छा आपने उस पेडल में से लिखा होगा तो पेडल में वो लेस हो गया नेट प्रॉफिट निकालते हुए, लेकिन वो आएगा कहां पर? मतलब अपने उस पेंडल से ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग निकाल रहे हैं, अपने को नेट प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, अपने तो कैश निकाल रहे हैं। तो और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं। क्या मानते हैं? लेकिन आप पता है इंटरेस्ट पेड को आपने पेंडल में लिखा ही होगा बेटा, लिखते ही है, खर्चा है, तो उधर लेस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उसको वहां से वापस क्या कर देंगे? ऐड। बोलो समझ आएगी? तो यहां क्या कर दोगे? ऐड इंटरेस्ट पेड। और कोई इंटरेस्ट होता ना नॉर्मल तो नहीं होता, डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो भी ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग लेस होगा। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई इंटरेस्ट है ना, तो यहां पर ऐड हो गए, वहां क्या होगा? लेस होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा? कितना? 4000, ठीक है जी। और यहां पर लेस कर दो इंटरेस्ट पेड ऑन डिविडेंड कितना? 4000। बोल बात समझ आएगी? चलो आगे। उसके बाद ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी आ गई। चलो करंट लायबिलिटी वाला अपन थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा है ना। आगे आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं ना बीच में थोड़ा सा, अब चलो कर लो यार, छोड़ो। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर है, 85 से 1,05,000 हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए बेटा। अब याद नहीं आ रहा तो करंट एसेट्स अगर बढ़ेगी तो माइनस, वो चारों लिख लेना पहले, लेकिन मेरे को तो याद आ ही जाता है। मैं तो सीधा, मेरे वैसे प्लस माइनस याद नहीं रहता, सीधा लॉजिक से करता हूँ। मतलब क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए,
तो इसका मतलब हमने क्रेडिट परचेज किया है, इसका मतलब कैश गया नहीं तो ऐड होगा। मैं तो ऐसे करता हूँ लॉजिक से। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ट्रेड पेबल क्रेडिटर होते हैं, लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे। आप लिख लेना वो चारों पहले, गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे? ऐड। ऐड क्या लिखा मैंने? इंक्रीज में डिक्रीज। अगर इंक्रीज डिक्रीज ना भी लिखो तो सीधा लिखना चेंज इन ट्रेड पेबल। चेंज का इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ जाते हैं, समझा क्या? लेकिन यहां पर क्या हुए हैं बेटा? इंक्रीज हुए हैं यार। 85 से 1.5 देखना, फिर तो गलती करने लग गया वही। इंक्रीज हुए हैं वो साल, फिर उल्टा देख रहा तू। और देखो स्टार्टिंग में यही बात आई थी वो, इसलिए आप पेपर को ना तो पहले ये निशान लगा लेना ऐसे अच्छे से एरो। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना बेटा? कितने रुपए लिखूं? 20,000 क्या? आगे होगी लाइबिलिटी साइड पूरी। अब एसेट साइड में आ जाओ। हेलो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या कर रखे हैं? ठीक है, 480 और 2 लाख। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है ना? तो अब क्या करना? आप बनाना चाहो तो अकाउंट बना लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है? 480। क्लोजिंग कितना है? मैंने भी लिख लिया। अब ये होता है, देख लो, ये होता है, ध्यान से करना भाई। 2 लाख और, क्योंकि आदत ही ऐसी बड़ी होती है। 2 लाख और 480 बढ़ गया बेटा? कितना बढ़ गया? इधर ही लिखना पड़ेगा, तो इधर क्या मान लोगे? तो टू कैश क्या किया हमने? परचेज कितनी? 280। सर डेबिट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं क्वेश्चन वाला नहीं दिया डेबिट में, क्या करूँ? आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया भाई? 280 हमने फिक्स्ड एसेट परचेज की है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में आएगा फिक्स्ड एसेट परचेज कितने की? 280। अंदर लिखना तो अंदर ही लिख लो 280। चलो बाहर लिख दिया 280। कैश गया है, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स अपनी ओपनिंग कितनी थी? 80। क्लोजिंग कितनी होगी? माइनस होगी, ठीक है। लेस इंक्रीज इन स्टॉक कितना लेस होगा? 10,000। उसके बाद हो गया बेटा ट्रेड रिसीवेबल डेटर। डेटर 1 20 से कितने हो गए? 90। कलेक्शन ऐड होगा। डिक्रीज इन डेटर कितना बेटा? 30,000। ये हो गया। चलिए कैश और कैश इक्विवेलेंट से तो हम आंसर में मैच करेंगे, हो गया। अब इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन देख लो, कोई बात रह गई। इनकम टैक्स हाँ वहां ऐड कर दिया, लेस कर दिया। डिविडेंड भी मैंने कर दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर दिया। हो गया क्वेश्चन पूरा। अब ये क्वेश्चन पूरा है, बस इसकी पैकिंग करनी है। सुनो बेटा ध्यान से, अब सुनो। एक्चुअली में क्या है, ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिखने से पहले एक ब्रेक देते हैं। क्या लिखते थे? ब्रेक। क्या लिखते हैं? कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल। अगर लिखो तो ठीक है, नहीं तो सीधा चलने देना भाई। समझ आएगी नहीं आएगी? तुम्हारी बुक में कभी लिखा है कभी नहीं लिखा, अपनी मर्जी से किया सारा, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। टाइम हो तो लिख देना, नहीं हो तो जवाब देख, ठीक है। कितना बेटा? 4 जा रही है। ये आपने ऐड किया ना, इसका टोटल तो 4 जारी आएगा। बोलो बेटा 2 और 4 कितना हो गया? 2,04,000 हो गया समझे? अब आपने ये वर्किंग कैपिटल इसका नेट लिख दो बेटा। ये टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड का एक काम करना। ये टैक्स पेड में नहीं, इन्होंने कैसे लिखा है इसने? हाँ
ये 1 2 3 ये तीनों चीजें क्या है? वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो तो क्या आती है? वर्किंग कैपिटल आती है। अभी रेशो में जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 2 3 तीनों चीजों को देख लो। ये 20,000 प्लस होगा, ये 30,000 प्लस होगा, कितना हो गया? 50 और 10 घटा दो 40। 40 नेट किसका आ गया? प्लस का। टैक्स पेड को आप डायरेक्ट बाहर लेस करना बेटा। टैक्स पेड माइनस होगा ना, यहां पे दिखा देना। बात तो एक ही है, बाहर दिखाना बिल्कुल। कितना हो गया? 244। ये घटा के बताओ कितना आया? 2,09,000 ये आएगा। अब लिखेंगे इसका कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसको ए लिख देना। ठीक है। अब ये तो बेचारा गरीब रह गया ही कि इसमें क्या चीजें तो मुंह में लटाई आप बोल। हाँ लिख ले भाई, वो लिख सकते हैं। पूरा परफॉर्मा याद कर लेना। मैं इन बच्चों को बच्चों के हिसाब से बिल्कुल लिख सकता है। पूरा परफॉर्मा मैंने फॉलो नहीं किया। वो परफॉर्मा पूरा करने लग गए ना तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। अगर बिल्कुल जायज है, अगर एग्जैक्ट परफॉर्मेंस से करना हो तो आप परफॉर्मा लर्न करके जाना बेटा, आंसर सेम आएगा। बिल्कुल लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बात समझ यहाँ तक लिख सकते, बिल्कुल सही आपकी बात। अब यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही है 2,80,000, ये माइनस में है तो आपने यहाँ माइनस लिखिए तो आप ये लिखना कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखना, इसको बी। अगर आप माइनस नहीं लिखाना तो कैश यूज लिखना पड़ेगा, लेकिन आप चक्रों में डलो अपने इसी चलो। बात समझ आ गई भाई? उसके बाद सी, ये 30 और ये कितना था बेटा? 4,000 था, 34,000 34 हो गया, लेस कर दो इसमें से 1,16,000 बच गया। ये आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया सी। कितनी समझ में आ गया? अब ए बी सी तीनों हो गए। अब अपने को क्या करना है? ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, ये चांस कम है। वैसे आने तो आ जाए लेकिन चांस कम है। अब देखो ये सुनो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, जोड़ लो। ये माइनस कर दो इसमें से, कितना बचा बेटा? 45,000। ठीक है। अब 45,000 नेट प्लस का बचा है माइनस का? प्लस का। ठीक है। तो हम लिखेंगे नेट, नेट हो गया ना, तीनों को नेट कर, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज कैश, नेट कैश का इंक्रीज हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझा क्या? नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 45। यहां तक समझ आ गया? पूरे साल में हमारे पास नेट कैश इतना आया है। अच्छा साल के स्टार्टिंग में कितना था वो देखो, देखो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस बेटा। क्वेश्चन में देखो, अब सुनो, अगर यहां पर मार्केटेबल सिक्योरिटी होती, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, कैश होता, बैंक होता, तो चारों को जोड़ के ओपनिंग बैलेंस लेते, ओपनिंग चारों का ओपनिंग लेते जोड़ के। समझ आ गया क्या? इसमें भगवान की दया से इकट्ठा ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 1,85,000, सॉरी 85,000। ये लो देखो भाई, 85 हो गया। इतना स्टार्टिंग में था, इतना आपके पूरे साल में आया, इसका टोटल करो 31। अब आपका आंसर देखो, क्लोजिंग 31 ही है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे मैच करेगा ये, तो सही है, नहीं तो। अब इसके आगे 31 के आगे लिखना है आपने क्या? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। है तो आसान देखा जाए तो, इसमें कोई डीआरसी, लेकिन आपसे सेपरेट एक्टिविटी पूछ सकता है, ये या ये सेपरेट जरूर पूछेगा मेरे हिसाब से। फाइनेंशियल पूछने के चांसेस ज्यादा है मेरे हिसाब से। इसको है ना आज आप रिवाइज करो,
ठीक है, पूरे कुछ चैप्टर को रेशियो बिल्कुल आप कल सुनो बेटा प्लीज, कल आने से पहले आप रेशियो रिवाइज करके आना, फॉर्मूले पढ़ के आना, और मैं फटाफट समझा दूंगा ताकि उसमें जो आपको डाउट होगा पूछ लोगे। तो कल हम रेशियो कर देंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा आप उसको परफॉर्मा अच्छे से पढ़ के लिखना जाना, वो क्लासेज में डलवा दूंगा। ठीक है, जय श्री श्याम।